हेलो गाइज़, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं अमन मिश्रा। आज एक मुहिम शुरू करना जा रहा हूँ जिसमें आपके जितने भी करंट में टॉपिक्स होंगे, जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट होगा, हम उसे समझेंगे और हम ये करेंगे कि किस तरह से उसे हम एग्जांपल्स में अपना यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर वो आंसर राइटिंग होगा तो किस तरह से उस टॉपिक को हम लोग आंसर राइटिंग में किस जगह यूज़ करेंगे। दूसरा, फॉर प्रीलिम्स उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगी हम लोग उसे भी समझने की कोशिश करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल सकती है। तो चलिए दोस्तों, मतलब इस क्रम में हम जो अपना पहला टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट। जी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में अलग अलग मीडिया चैनल्स, आपने अलग अलग करंट अफेयर साइट्स में तो पढ़ा ही होगा। 1.5 साल से ये पहले भी आ चुका था और ये अभी भी आ चुका है। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच, उनके बारे में मतलब कहा कि उनका भी कुछ स्टेक्स है अडानी के शेयर्स में। तो आपने पूरा मैटर तो चलिए समझ लिया होगा। मैं हल्के से रिकैपिचुलाइज कर देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ इस चीज़ को। हिंडनबर्ग एक कंपनी है जो यही कंपनियों के बारे में, अलग अलग दूसरे कंपनियों के बारे में, दूसरे देश के कंपनियों के बारे में कंपनी रिसर्च करता है कि क्या लूपहोल्स हैं, क्या वहाँ बैड प्रैक्टिसेस चल रही हैं। और इनका बेसिकली काम होता है शॉर्ट सेलिंग का। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है हम आगे समझेंगे। तो इसने अडानी कंपनी में कुछ लूपहोल्स ढूंढे थे और इन्होंने 106 पेज 107 पेज इसका रिपोर्ट पब्लिश किया था। तो जिससे ये पता चला कि जो अडानी के जो शेयर हैं इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो राउंड टिपिंग के थ्रू, राउंड टिपिंग क्या होता है ये भी हम आगे समझेंगे। राउंड टिपिंग के थ्रू ये पैसा बनाते हैं और वो मतलब ये बबल क्रिएट किया हुआ है। वो जो इनका वैल्यूएशन है मतलब वो एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं है। तो बेसिकली इसके बारे में अलग अलग तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश की है किस तरह से ये गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके कारण अडानी की शेयर्स घटी और उस समय जिन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया था उन्हें नुकसान हुआ, जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग की होगी उन्हें प्रॉफिट हुआ होगा। और ऐसे ऐसे करके अब 1 साल बाद क्या होता है कि इन्होंने मतलब फिर से एक रिपोर्ट निकाला जिसमें इन्होंने कहा कि जो सेबी के चेयरपर्सन है उनका भी पैसा इन्वेस्टेड था इसमें, अडानी के शेयर्स में। जो राउंड टिपिंग वाला काम चल रहा था ना, तो उसमें भी इनका मतलब पैसा इन्वेस्टेड था। तो हम अब एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट और एज ए गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं हम सब, हमें न्यूज़ से ज़्यादा जाना नहीं है उसमें क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, कौन किसे ब्लेम कर रहा है, ये हमें ज़्यादा समझना नहीं है। हमें बस इतना देखना है कि हमारे एग्ज़ाम के लिए हम इससे क्या इंपॉर्टेंट निकाल सकते हैं। तो जैसे इसमें एज अ हम फॉर प्रीलिम्स, अब चलिए हम लोग इसे देखते हैं फॉर प्रीलिम्स क्या निकाल सकते हैं, फॉर मेंस क्या निकाल सकते हैं। तो इसी क्रम में चलिए हम समझते हैं कि प्रीलिम्स के लिए फॉर प्रीलिम्स क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब क्या चीज़ें को हम लोगों को पढ़नी है। तो सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशंस में कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेबी के बारे में। हम सेबी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो रेगुलेटरी बॉडी है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये सब हम अपने इकोनॉमी के बुक से पढ़ लेंगे। अब यहाँ जो टॉपिक है समझने को वो है शॉर्ट सेलिंग। हम शॉर्ट सेलिंग समझते हैं। शॉर्ट सेलिंग बेसिकली शेयर मार्केट में एक प्रक्रिया चलता है जिसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो अपने एक स्टॉक जो उसके पास होता भी नहीं है, जैसे मान कर चलिए कि मैं एक शॉप का ओनर हूँ और जेठालाल भी एक शॉप का ओनर है। तो सपोज़ मैं स्पीकर बेचना चाहता हूँ बट मेरे पास स्पीकर स्टॉक में नहीं है, ठीक है। और मैंने कोई ग्राहक मेरे पास आता है 5,000 लेकर और कहता है कि 5,000 का स्पीकर दे दो, जो कि मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जेठालाल के पास जाऊँगा, कहूँगा कि भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से तुम एक स्पीकर मुझे दे दो और मेरे पास जब स्पीकर आएगा मैं कल तुम्हें स्पीकर दे दूंगा, स्पीकर ही दूंगा, पैसा उसे नहीं देते, मैं कहूँगा मैं स्पीकर ही तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या किया, जेठालाल से स्पीकर लेकर आ गया, इस अपने कस्टमर को दे दिया, 5,000 रुपये उससे रख लिया, ठीक है। अब कल क्या हुआ कि वो कंपनी, वो स्पीकर का कंपनी डूब गया, मतलब डूबा क्या, कम हो गया, ठीक है। उसका शेयर घटा, शेयर का वैल्यू घटा। तो शेयर का वैल्यू घटा। अब मैं क्या करूँगा कि वही जो स्पीकर 5,000 का था आज मुझे वो 3,000 में मिलेगा। तो मैं अब मार्केट जाऊँगा 3,000 रुपये लेकर और 3,000 में स्पीकर परचेज़ करूँगा और वही परचेज़ मैं अगले दिन जाकर जेठालाल को दे दूँगा, ठीक है। जेठालाल को स्पीकर का स्पीकर मिल गया। अब आप देखो मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, मैंने पहले कस्टमर से 5,000 लिया और अब 3,000 में स्पीकर खरीदा, नेट प्रॉफिट
प्रॉफिट मुझे 2000 का हुआ, तो इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो बेसिकली यही होता है फाइनेंशियल मार्केट में। जो हिंडनबर्ग जैसी कंपनियां हैं, ये लोग ऐसे करके ही पैसा कमाते हैं। पहले ये देखते हैं, ये किसी कंपनी जिसमें इन्वेस्ट करते हैं ये पैसा, उसके बढ़ने पे ये पैसा नहीं लगाते, उसके डूबने पे पैसा लगाते, कि जितना वो नीचे जाएगा इन्हें प्रॉफिट होगा, उससे इन्हें उतना प्रॉफिट होगा। तो ये ऐसे ही करते हैं कि कुछ भी उस कंपनी के लूप होल्स, कुछ भी मतलब मिसमैनेजमेंट के रिपोर्ट को निकालते हैं, जिसके कारण मीडिया के थ्रू और अलग जो भी रिपोर्ट को पढ़ते हैं, और मार्केट में क्या होता है ना, उसके शेयर्स के वैल्यू घटते हैं, तो ये उस गिरने पे पैसा लगाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। सो बेसिकली ये शॉर्ट सेलिंग होता है। आपको समझाने में भी आसान होगा, और शॉर्ट सेलिंग का मतलब अगर एग्जाम्स में 4 ऑप्शंस में अगर अलग अलग तरीके से आता है, तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप मार सकते हैं आंसर्स, ठीक है। अब दूसरा एक टॉपिक आता है नेकेड शॉर्ट सेलिंग। नेकेड शॉर्ट सेलिंग में सिंपल कुछ नहीं होता है, अगर शॉर्ट सेलिंग को ही आगे रखें, कि जैसे इसी एग्जांपल में आप समझो कि यहाँ पर मैंने जेठालाल से स्पीकर पर मतलब मांगा, बोरो किया, फिर मैंने उस कस्टमर को दिया। सपोज मैं ये काम करूँ ही नहीं, नेकेड शॉर्ट सेलिंग, ये भी पूछा जा सकता है नेकेड शॉर्ट सेलिंग, तो आपको ये नेकेड वर्ड पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप शॉर्ट सेलिंग वाला आंसर मत मार के आ जाना। नेकेड शॉर्ट सेलिंग में एक हैक ये है कि इसमें क्या होगा कि वो मैं जेठालाल से स्पीकर लूँगा नहीं, मैं क्या करूँगा, बिना ये स्पीकर लिए मैं क्या करूँगा, अब कस्टमर को कहूँगा कि भाई तुम अभी मुझे 5000 दे दो, मैं कल तुम्हें दे दूँगा स्पीकर, ठीक है। तो कल जिस तरह से बिना स्टॉक मेरे पास नहीं, इसमें यही होता है विदाउट बोरोइंग। मेरे पास था नहीं स्पीकर, ना मैं बोरो करा, मैं क्या करा, सिंपल फ्यूचर में बोल दिया कि तुम अभी मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें फ्यूचर में लौटा दूँगा, ठीक है। फ्यूचर में मैं तुम्हें स्पीकर दे दूँगा कल, और कल जिस तरह से रेट घटा तो मैं 3000 में स्पीकर परचेज़ करा मार्केट से, उसे दे दिया, ऐसे मैं 2000 रुपये कमाया। तो ये होता है नेकेड शॉर्ट सेलिंग में, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना। दूसरा आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा टैक्स हेवन। कुछ कंट्रीज़ होते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज़, जहाँ पर बाकी कंट्रीज़ के बहुत कम टैक्स लगता है। जैसे इंडिया में 22% 25% टैक्स लग रहा है अगर किसी कंपनी के ऊपर, तो उस देश में वो 2%, 3%, 4% टैक्स। तो कंपनियां क्या करती है, उधर जाकर अपनी शेल कंपनी मतलब कुछ कंपनी जो फंक्शनल नहीं है वो जाके खोल देती है, और वहाँ से पैसा वो दिखाती है, वहाँ प्रॉफिट कमा रही है। तो आप ये सब 3-4 टॉपिक्स आप इसके लिए प्रीलिम्स के लिए देखेंगे। प्लस बेयर और बुल क्या होता है, आप ये भी अपने इकोनॉमी के लेक्चर से ये चीज़ समझेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसका रेलेवेंस मेंस में देखें तो हम मेंस में इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो मेंस में हम एग्जांपल्स में यूज़ कर सकते हैं इसे। अब कौन किस एग्जांपल्स में, तो मैं वो भी चलिए बता देता हूँ। जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अब आप समझिए कि सेबी की चेयरपर्सन, वो खुद उनका स्टेक था अडानी के शेयर में, तो अगर वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं अडानी में, तो ऑब्वियसली ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बात है। तो ये मुद्दा उठा था कि आपने क्यों नहीं पहले से डिक्लेयर करा। अगर ऐसा था तो किसी भी वे फॉरवर्ड में इसका ये भी हो सकता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, दे शुड डिस्क्लोज कि उनका किसमें शेयर है, किसमें स्टेक है, जो उसके मतलब जितने भी मतलब पदाधिकारी हैं उनका किसमें स्टेक है। तो उसी हिसाब से उस बॉडी को मिलेगा कि हाँ भाई अब तुम जाओ इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी था, हमें पता ही नहीं था माधवी जी का किस में इंटरेस्ट है, माधवी जी का इंटरेस्ट कौन से मतलब किस बैंक में है, कहाँ पैसा लगा हुआ, हमें ये पता नहीं था। तीसरा, रेगुलेटरी इनएक्शन हम लोग लिख सकते हैं, रेगुलेटरी इनएक्शन में हम लोग इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। दूसरा, पब्लिक ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। अगर इसकी बात हो तो किस तरह यहाँ पे सेबी का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर ये अगर ऐसा इशू होगा तो पब्लिक ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो हम लोग इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों में हम लोग वे फॉरवर्ड में भी इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होना चाहिए। अगर कहीं किसी का स्टेक है तो कोई ऐसा एजेंसी हो जो इंडिपेंडेंट हो, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो हो गया, ठीक है। और यही है कि हम लोग को ट्रेन करना होगा, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनको ट्रेन करना होगा कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप फाइंड कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाना होगा। रेगुलेटरी रिफॉर्म में मतलब एक प्रिंसिपल बेस्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होना चाहिए कि इन सब प्रिंसिपल पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलता है।
जैसे उसमें ये हो सकता है ना कि हमारे जो भी अगर चेयरपर्सन बनता है तो उसका भैया कोई में स्टेक ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, पर्सनल कैपेसिटी में भी ना हो, ऐसे में फ्यूचर में क्यों ही भाई कन्फ्लिक्ट होगा, ये सब हो सकता है। तो आप इन सब में एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। अब हम देखेंगे कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आए हैं हमारे में, ये मेंस में कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन में ये आते थे। सत्यम स्कैंडल 2015 में बोला है, सत्यम स्कैंडल पे क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि किस तरह से कॉरपोरेट गवर्नेंस में आप ट्रांसपेरेंसी वगैरह इंश्योर कर सकते हो, इस पे आया था। फिर से एक क्वेश्चन आया था इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उस पर क्वेश्चन आ चुका है कि आप बताओ इकोनॉमिक सोशल कल्चरल फैक्टर्स बताओ कि पब्लिक मोरालिटी कैसे डिक्लाइन हो रहा है इंडिया में। फिर आप कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में डिस्टिंग्विश करने को आप पे आया है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, विसल ब्लोअर पे क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो ना, इस एग्जाम्पल को वहाँ यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये हिंडनबर्ग और ये अडानी वाला एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो जी बिल्कुल यही था टॉपिक, यही था आज का हमारा पहला टॉपिक, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। आप देख लीजिए इसी को किस तरह से आप प्रीलिम्स में यूज़ करेंगे, मेंस में यूज़ करेंगे और एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं आप। जी थैंक यू।